नमस्कार, मैं हूं पीयूष रंजन एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड न्यूज। यहाँ से हम लोग न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है और जो घाटी है उसमें जो कम्युनल टेंशन है, टारगेटेड किलिंग है, वो एक दूसरे देश के कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने ये कहा है कि देयर इज ए फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द रिसेंट कम्युनल टेंशन एंड टारगेटेड किलिंग बाय टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये कहते हुए उन्होंने ये कहा है, इसमें आगे ये जो जोड़ा है उन्होंने कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान दोनों को ही इलीगली अपने अंडर ऑक्युपाई किए हुए है। लेकिन फिर भी ये बहुत सरप्राइजिंग है कि वो कश्मीर के ऊपर क्लेम करता है, जबकि वो ये जानता है कि ये जो कश्मीर है वो महाराजा गुलाब सिंह का बनाया गया है, जो फाउंडर थे डोगरा रूल के। तो ये सब राजनाथ सिंह ने कहा है कि कश्मीर के मामले पे। और देखिए, पाकिस्तान हमेशा कभी ना कभी ऐसा काम करते रहता है जिससे हिंदुस्तान को नुकसान होता है, और ये इन्होंने पूरी बात सच कही है कि जो पाकिस्तान है उसके ही द्वारा हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट अटैक करवाए जाते हैं, वहाँ पे कम्युनल टेंशन बढ़ाया जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म के शिकार होते हैं लोग, और इसके बाद वहाँ पे टारगेटेड किलिंग की है। अभी आपको जल्दी में न्यूज़ आप लोगों को मैंने बताया था कि वहाँ पे लगातार कैसे टारगेटेड किलिंग हो रही है, हिंदूज की, सिख की, बेसिकली नॉन मुस्लिम्स को जो वहाँ से बाहर से आए हैं कश्मीर में काम करने, उन्हें मार दिया जा रहा है। और ये माहौल बनाया जा रहा है कि वहाँ पे कोई भी नॉन मुस्लिम आएंगे तो उन्हें उनका यही हश्र होगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है। और देखिए, हमारे देश के नेता बहुत बार खुल के ऐसे बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कान पे जू नहीं लगता है, और वो कहते रहता है कि जो इंडियन कश्मीर है वो उनका कश्मीर है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का जो कश्मीर है और जो गिलगिट बल्टिस्तान है वो दोनों इलीगली उन्होंने ऑक्युपाई कर दिया है, और उसके बावजूद इंडिया को बोलते हैं कि वो जो इंडियन कश्मीर है वो उनका कश्मीर है। देखिए, वहाँ पे जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोग की ये मांग है कि उनकी देश एक अलग बना दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उनसे टैक्स तो लिया जाता है लेकिन वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जाता है, उनका ये कहना है। और राजनाथ सिंह ने इस पे बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो पाकिस्तान के जो फॉरेन पाकिस्तान है वो इस पे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कि वो पाकिस्तान इस पे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया में ऐसे शांति कायम हो और लोग एक दूसरे से मिल के रहे। देखिए, एक और बहुत बड़ी न्यूज है यहाँ पे कि अग्निपथ स्पार्क नेशन वाइड स्टील। देखिए, अग्निपथ जो स्कीम आया था उसमें ये बोला गया था कि 4 साल की नौकरी होगी। पहले साल लगभग 7 लाख के अनुसार 7 लाख के लगभग आपको एनुअल वेतन मिलेगा, और जब रिटायर होइएगा आप जब आपको वहाँ से निकलना होगा तो आपको 11 लाख से भी ज़्यादा नॉन टैक्सेबल फंड दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। और वहाँ पे 4 साल की नौकरी दी जाएगी। उसमें से जितने भी अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के तहत आर्मी में जाएंगे उसमें से लगभग 25%, यानी कि हर 4 में से 1 को ले लिया जाएगा फुल सर्विस देने के लिए। जब तक वो लीगल है, जब तक सर्विस देने का, तब तक उन्हें ले लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर विरोध हो रहा है इसका। ट्रेन जलाया गया, रोड पे आगजनी की गई, बहुत सारे जगहों पे सड़कें जाम हो गई। इसके बावजूद यहाँ पे सरकार ने 3 साल की दे दी है छूट इस वर्ष के लिए। सिर्फ इस साल के लिए 3 साल एग्जम्प्टेड है, लेकिन अगले साल से ये 17.5 साल से 21 साल का हो जाएगा। 200 ट्रेनें इससे अफेक्टेड हुई है और लगभग 35 ट्रेन कैंसिल हो गई है, और उन्हें छोटे समय के लिए 13 शॉर्ट टर्मिनेटेड किया गया है, ऐसा रेलवे ऑफिशियल ने कहा है। और तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे जगहों पे बहुत सारे बड़े पैमाने पे ये जो विरोध हो रहा है वो दर्शाया जा रहा है, और लोगों के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। देखिए, जनरली इसमें युवक शामिल हैं, और जो युवक तैयारी कर रहे थे आर्मी का वही इसमें शामिल हैं, और वो ही इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले 2 सालों से नहीं हुआ था
आर्मी का भर्ती पिछले 2 सालों से। इसी वजह से जो इंडियन जो युवक हैं वो सोच रहे हैं कि अगर 2 साल हम लोगों ने भर्ती नहीं किया तो ये जो 21 साल का एज है उसमें उनका 2 साल चला गया तो वो 23 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, तो अब क्या करना चाहिए उन्हें, ऐसा उनका मानना है। अब उनके लिए कुछ रास्ता नहीं बचा है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से सरकार ने 3 साल बढ़ा दिया है इसमें। तो ये एक अच्छी कदम है सरकार के लिए, लेकिन अगली बार से ऐसा 3 साल वाला नहीं रहेगा, 21 साल तक ही सिर्फ रहेगा। इस बात को लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आगे हम लोग ये देखेंगे कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो हार्श टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं लोन रिकवरी के लिए, उस पर बहुत कड़ी निगाह है। जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने ये कहा है कि आरबीआई एक्शन लेगा उन बैंकों के एजेंट के ऊपर, उन बैंकों के ऊपर जो लोग हार्श टैक्टिक्स यूज करते हैं, रात को सोते वक्त कॉल कर देते हैं लोन रिकवरी के लिए, उनके लिए गलत वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। बहुत लोग को ये जानकारी साझा करते हैं, उनसे बहुत नुकसान होता है। ये जो इमेज का नुकसान होता है गवर्नमेंट का, और ये लोगों को भी बहुत नुकसानदेह है कि वो अगर आप लोन लेते हैं तो उन्हें कभी भी कॉल कर दिया जाता है, कुछ भी करते रहे रात के 12 बजे। तो इस पे आरबीआई के गवर्नर ने एक बड़ी स्टेप ली है और ये बोला है कि अब उनसे कड़ी निगरानी किया जाएगा और उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए आगे का न्यूज है कि इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल बाय $4.6 बिलियन फॉर वीक एंडिंग जून 10। तो जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इस वीक के एंडिंग में टोटल $4.6 बिलियन का नीचे गिरा है, और उसके बाद $601.05 बिलियन रह चुका है। इसके पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि इंडियन फॉरेन exchange reserve for the week that ended on June 10, 2020 declined by 4.59 billion to 596.46 बिलियन, मतलब 596 बिलियन के आसपास ये रहा है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डाटा शो किया है, लेकिन प्रीवियस वीक में ये जो जून 3 को एंड किया था 2022 को, वो फॉरेक्स रिजर्व 601.05 बिलियन था। तो इसमें हम लोगों का ये डिक्लाइन हुआ है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में आपको मैं थोड़ा कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो फॉरेक्स रिजर्व हेल्प होता है ट्रेड करने में। जैसे कि इंडिया किसी देश से कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो वहाँ से जो सामान लेंगे उसके बदले हम लोगों को पे करना रहता है, तो पे करने के लिए आपके देश में डॉलर होना चाहिए। वही डॉलर को रिजर्व करके देखा जाता है, जो कि फॉरेक्स रिजर्व कहलाता है। मान लीजिए कि $1000 का आपको कुछ सामान लेना है अमेरिका से, तो अमेरिका में तो रुपए चलते नहीं है, रुपया चलता नहीं है, तो आपको रुपया आप उन लोगों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेड का बनाया हुआ है डॉलर का। और ये डॉलर सुप्रीमेसी इसे कई बार कहते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे देश में डॉलर ही चलता है। ऐसा भी हो सकता है कि रुपया चले कुछ आने वाले दिनों में, लेकिन अभी डॉलर डोमिनेट करता है और पूरे ट्रेड को संभालता है। इसी में डॉलर में ही पूरा दुनिया ट्रेड करता है। अधिकतर 80% दुनिया डॉलर में ट्रेड करता है, और इसी वजह से हम लोगों को डॉलर में पे करना पड़ता है। तो अगर आप $1000 का अमेरिका से ले रहे हैं तो वो लोग रुपया नहीं लेते हैं, आपको 1000 रुपये को डॉलर में बदलना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ से फिर डॉलर भेजना पड़ेगा, तभी वो आप सामान ले पाएंगे। तो इसी वजह से हम लोगों का ये जो गिरा है 4.6 बिलियन के आसपास, तो उसमें हम लोगों का ये हुआ है कि जो 4.6, मान लीजिए कि आपके पास $4.6 बिलियन है और आपको कुछ सामान खरीदना है 4.6 बिलियन का, उसमें से 1 बिलियन घट जाते हैं तो आप तो 3.6 बिलियन का खरीद सकते हैं। तो वही इस तरह से एक फॉल देखने को मिला है, तो ये इसमें सुधार हो जाएगा। ये बढ़ते रहता है, घटते रहता है। आगे का न्यूज कोरोना वायरस से है कि यूएस अप्रूव फाइजर एंड मॉडर्नाज कोविड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अबव 6 मंथ। तो यूएस ने अप्रूव कर दिया है फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन को, जो कि 2 डोज है वैक्सीन का चिल्ड्रन के लिए जिनका एज 6 महीने से ऊपर होता है, और लेकिन 3 डोज शॉट मिलेगा उनका जो 6 महीना से 4 साल तक के हैं, उनको 3 डोज मॉडर्ना का और फाइजर का डोज मिलेगा। इसमें यूएस ने इन लोगों को ऑथराइज कर दिया है और अप्रूव किया है, क्योंकि इससे पहले कुछ
न्यूज़ भी आ रहा था जो बोल रहा था कि इसकी जो इफ़िशियंसी है वो कम है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि इफ़िशियंसी ज़्यादा है। तो इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और अच्छी तरीके से रिसर्च करके लोग अगर ऐसा करेंगे तो अच्छी रहेगा, वरना अगर आप गलत रिसर्च करके और किसी के शरीर में कोई इंजेक्शन डाल देते हैं उससे इफेक्ट भी पड़ता है, जो बहुत ही बुरा इफेक्ट हो सकता है। इसमें आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने कीव में जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है जेलेंस्की उनसे मीटिंग किया है और उनसे बात होगी, लेकिन जो मीटिंग है वो सीक्रेसी रहेगा क्योंकि उन बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न है और उनके लिए जो बोरिस जॉनसन है जेलेंस्की के लिए बहुत बार सपोर्ट दिखा चुके हैं जब से रसिया इन्वेड किया है, और ये दूसरा उनका दौरा होगा रसिया यूक्रेन के लिए जब से रसिया इन्वेड किया है। और रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो लगातार 100 दिनों से भी ज़्यादा अब हो गया है। पता नहीं अब ये कहाँ जाएगा, आगे जाके कहाँ रुकने वाला है। जेलेंस्की मान नहीं रहे हैं, रसिया भी मान नहीं रहा है। जेलेंस्की को ये चाहिए कि वो बोल दे कि मैं नाटो ज्वाइन नहीं करूंगा, हमारा देश नाटो ज्वाइन नहीं करेगा तो ये अच्छा रहेगा। और रसिया ने ये बोला है कि अगर यूक्रेन ये बोल देता है कि वो नाटो ज्वाइन नहीं करेगा तो हम लोग वार रोक देंगे, लेकिन जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। और जेलेंस्की ने ये बोला है कि वो अपने प्रभुत्व और के लिए लड़ेंगे, अपनी सोवरेनिटी के लिए लड़ेंगे। जो ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन है फ्ली आउट टू यूक्रेन टू मीट प्रेसिडेंट Zelensky during a surprise visit to the capital Kyiv, where the launched a major training operation for Ukrainian armed forces with the potential to train up to 10,000 soldiers every 120 days। देखिए जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट है और जो ब्रिटिश पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने यूक्रेन गए हैं वहाँ पे यूक्रेन के कैपिटल कीव में, और वहाँ पे एक मेजर ट्रेनिंग ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें हर 120 दिन में लगभग 10,000 सोल्जर को ट्रेन किया जाएगा, और इसीलिए वो वहां पे गए हैं। जॉनसन टोल्ड जेलेंस्की दैट यूके लैंडमार्क प्रोग्राम कुड फंडामेंटली चेंज द इक्वेशन ऑफ द वॉर, इंश्योरिंग द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूक्रेन हैव द रेजिलियंस दे नीड टू फाइट द रशियन फोर्सेज ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। देखिए जॉनसन ने कहा है कि ये जो ट्रेनिंग है वो वॉर का इक्वेशन चेंज कर देगा, क्योंकि जेलेंस्की के जो आर्म फोर्सेस हैं वो ट्रेन हो जाएंगे ज़्यादा, लगभग 10,000 सोल्जर 120 दिन में ट्रेन होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है। और ये उन्होंने जेलेंस्की के सपोर्ट में बोला है। वहाँ पे ट्रेनिंग ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है, तो इसलिए बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के पीएम है वहाँ पे गए हैं जेलेंस्की से मिलने। देखिए जो ब्रिक्स समिट होता है, ब्रिक्स लीडर समिट होता है, वो होने वाला है जून 23 को, तो उसके लिए शी जिनपिंग उसे होस्ट करेंगे। लेकिन न्यूज ये आया है कि ये जो ब्रिक्स समिट होगा वो वर्चुअल मीट होगा, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न है अपने अपने देश के। और जैसे कि कोरोना में आप लोगों ने देखा कि जैसे वर्चुअल मीटिंग हो रहे थे कोरोना को लेकर और उससे बचने की सिक्योरिटी को लेकर, तो उसमें वर्चुअल समिट में बहुत सारे देश सबमिट कर रहे थे। तो वैसे ही ये भी जो ब्रिक्स समिट होगा वो वर्चुअल होगा। द डायलॉग विल बी हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट अंडर द थीम ऑफ फोस्टर ए ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप फॉर द न्यू एरा टू ज्वाइंटली इम्प्लीमेंट द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये लिया गया है और ये ब्रिक्स समिट को शी जिनपिंग होस्ट करने वाले हैं। इस बात को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ब्रिक्स समिट में बहुत कुछ होगा, आगे देखने वाली न्यूज में हम लोग कवर करेंगे ब्रिक्स समिट में क्या हुआ है। देखिए इस बीच एक बहुत बड़ी ये खबर आई है कि चाइना जो है वो अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है, जो एक मेजर मिलिट्री माइलस्टोन है चाइना के लिए। और जो ये एयरक्राफ्ट है वो टोटल पूरा का पूरा चाइना में बना हुआ है, वो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है जो कि चाइना ने आज लॉन्च किया है। द लॉन्च ऑफ न्यू कैरियर कॉल्ड फ्यूजियन नेम्ड आफ्टर द कोस्टल प्रोविंस कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ चाइना पुश फॉर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस इन द फार सीज एज इट्स वर्शिप अटेम्प्ट टू लीव देयर मार्क इन पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन रीजन। देखिए चाइना ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है उसका नाम फ्यूजियन है और वो एक कोस्टल प्रोविंस के नाम पे रखा गया है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, इसे
इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में एक बहुत बड़ा मार्ग साबित कर सकते हैं ये लोग। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं इस शिप का, वो एक सीसीटीवी कैमरे से लिया गया है। और जब ये पानी में उतरा तो जितने सेलर्स हैं वो चीयर किए आपस में। और जो ये है वो शंघाई का डॉक है, उससे फ्राइडे को 17 जून 2022 को लॉन्च किया गया है। और स्टेट मीडिया रिपोर्टेड दैट चाइना ऑन फ्राइडे लॉन्च इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, the first such ship to be both designed as built entirely within the country, with Chinese character on a screen read, our country third aircraft carrier launched into water named फुजियान। तो उसका जो स्टेट मीडिया है वो इसे बहुत अच्छे से कवर कर रहा है और ये बता रहा है कि हमारे कंट्री का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो लॉन्च हो चुका है हमारे कंट्री का, जिसका नाम फुजियान है। ये बहुत ही बड़ी माइलस्टोन है चाइना के लिए। अब उनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अभी इंडिया के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से अभी एक ही काम कर रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे का न्यूज ये है कि जो बांग्लादेश है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के पद पे तो चल रहा है, लेकिन वो जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है उससे हिट हुआ है बांग्लादेश को। आपको पता होगा कि भारत में भी बहुत ऐसा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, ईरान में है, टर्की में है, और भी बहुत सारे जितने भी आप मुस्लिम कंट्रीज देख लीजिए उसमें इस्लामिक रेडिकलाइजेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके में है, किसी न किसी फेस में है। तो बांग्लादेश जो है वो प्रोग्रेस के राह पे चल दिया है, लेकिन वो डर रहा है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से, जो कि उसको बहुत ही गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। बांग्लादेश प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ इज रनिंग काउंटर टू राइजिंग Islamic radicalization in the country, which will turn out to be a long-term threat to the People Republic and has the potential to destabilize northeast part of India. ये इंडिया के कंसर्न में भी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बांग्लादेश पड़ता है और वहाँ से सटा हुआ बंगाल है हम लोगों का, वेस्ट बंगाल। तो उससे जो रेडिकलाइजेशन है वो इंडिया में आ सकता है और इसको काउंटर करने के लिए बांग्लादेश को काम करना पड़ेगा। देखिए, वाइल इंडिया नेबर श्रीलंका, पाकिस्तान एंड नेपाल कंटिन्यू टू रील अंडर एक्सटर्नल डेट फ्लूड बाय डिप्रिसिएटिंग लोकल करेंसी अगेंस्ट द US dollar, a country which was once dubbed one of the poorest, he emerged as a ray of hope due to rapid stride in economic growth and progressive आउटलुक। देखिए, इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारे डेप्थ में फंस चुके हैं और उनका जो अपना जो करेंसी है वो US के मुकाबले बहुत कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन जो एक कंट्री बहुत पुअर माना जाता था वो बहुत बड़ा एक रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है, उसे एक होप की तरह देखा जा रहा है, एक होप के किरण की तरह देखा जा रहा है और बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस किया है। देखिए, जो बांग्लादेश है वो 1971 में बना था, जो कि इंडिया की मदद से बना था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में युद्ध हुआ था, जिसमें वो जनरली आप इंडिया पाकिस्तान का युद्ध आप लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तो इंडिया हेल्प किया बांग्लादेश को बांग्लादेश बनने में। वहाँ पे जो लोग बंगाली बोलते थे उन्हें उर्दू सिखाने का बात चल रहा था, और जो PM बने थे वहाँ पे चुना के उन्हें, जो इलेक्टेड PM थे उन्हें PM नहीं बनाया गया, लेकिन जबरदस्ती किसी और को PM बना दिया गया। इसके विरोध में मुक्ति वाहिनी बना और मुक्ति वाहिनी और इंडिया के हेल्प से बांग्लादेश क्रिएट हुआ 1971 में। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पिछले दशक की, और जो वर्ल्ड बैंक है वो कह चुका है कि जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हुआ है 1991 से 43.5% और 2016 में 14.3% डिक्लाइन हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज फोरकास्ट दैट द कंट्री रियल GDP प्रोजेक्शन एट 6.4% फॉर 2022 और 2022 में इसका GDP ग्रोथ 6.4% रहेगा, ऐसा IMF ने बोला है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। द इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन स्टार्क contrast with Pakistan, from whom the Bangla-speaking country was carved out in 1971. Pakistan economy is in
precarious situation with high external debt, double-digit inflation, and spiraling down Pakistan rupee, which currently stand at 205 against the US dollar। तो देखिए जो पाकिस्तान है उसका करेंसी 205 रुपया है एक यूएस डॉलर के मुकाबले। मतलब आप अगर एक यूएस डॉलर लेके जाएंगे पाकिस्तान में तो आपको वहाँ पे 205 पाकिस्तानी रुपीस दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा एक देश के लिए अच्छा बात नहीं है, उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। बांग्लादेश 1971 में बना था, जो कि जो बांग्ला स्पीकिंग कंट्री है, और वही मुस्लिम कंट्री है जो बांग्ला स्पीकिंग कंट्री है। और शहबाज शरीफ के रिजिम में जो फ्यूल प्राइस है वो हाई हुआ है, 230 रुपये तक वो गया है। और ये बहुत बड़ी बात है बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश तरक्की के राह पे चल रहा है, लेकिन इसे आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसे जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है उसे ध्यान में रखना पड़ेगा और उसको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी कंट्री के लिए कि उसका जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है उसके वजह से बहुत नुकसान होता है। आप इंडिया में ही देखिए, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया है कि इंडिया में जो वायलेंस होता है उसके तहत इंडिया को कितना नुकसान होता है। आपको मैं बता दूं कि इंडिया को 646 बिलियन के लगभग, वो भी यूएस डॉलर, आप समझ रहे हैं यूएस डॉलर कितना बड़ा अमाउंट है, 646 बिलियन यूएस डॉलर। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो इंडिया को नुकसान होता है। और अभी इंडिया में 2021 में एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए, फॉर्म लॉ के विरोध प्रोटेस्ट हुए। इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया को काम करना चाहिए कि हमारे देश में प्रोटेस्ट ना हो। ऐसे ही इनके देश में भी जो शेख हसीना है वहाँ के पीएम बांग्लादेश की, इनको भी चाहिए कि वहाँ पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दे, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से ही सारे चीज़ डेवलप होते हैं। आपका देश डेवलप करेगा, आपके देश के लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, पर कैपिटा इनकम आपका बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, सब कुछ तो इकोनॉमी से ही होता है। और इस बात को हर कंट्री को मानना पड़ेगा, और जितने भी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन वाले कंट्री हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके देश में आगे से कोई भी ऐसा काम ना हो जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को शो करता है। जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बहुत है, वहाँ पे नॉन मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ पे उनकी जो नॉन मुस्लिम लड़की होती है उनका रेप होता है, और उनकी ज़बरदस्ती धर्मांतरण होता है, उन्हें शादी कर लिया जाता है बहुत ही कम एज में। लेकिन ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए कहीं भी। और वहाँ पे दूसरे जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके बहुत सारे टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब डिमोलिश कर दिए जाते हैं, और बहुत सा वहाँ पे प्रोटेस्ट भी होता है। पाकिस्तान में भी बहुत प्रोटेस्ट होता है। पाकिस्तान में लगभग 80 बिलियन यूएस डॉलर के लगभग नुकसान होता है प्रोटेस्ट में, और उसका कॉस्ट 80 बिलियन डॉलर के लगभग है, जो कि पाकिस्तान के जीडीपी का 8% है। आप सोच सकते हैं कि जीडीपी का 8% सिर्फ प्रोटेस्ट में खत्म होता है और प्रोटेस्ट में बर्बाद होता है। अगर वही जीडीपी का 8% अगर डेवलपमेंट में लगाया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी और देश को कितना बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंडिया में यही चीज़ जीडीपी का 6% है, ये कुछ कम है, लेकिन चाइना में ये चीज़ 4% है। देखिए रिस्पेक्टिवली 2% से कम हुआ है ये सब तीनों में। और इंडिया में 6%, पाकिस्तान में 8%, चाइना में 4%। चाइना में 4% है, फिर भी इंडिया से ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे पैसे खर्च होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में 646 बिलियन होते हैं, वैसे ही वहाँ भी बहुत बड़े अमाउंट में होता है, क्योंकि चाइना के इकोनॉमी बड़ा है। चाइना जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये है, तो मेरा जो आपके पास 10 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो आपका जो 10% होगा ना वो 1 रुपया खर्चा होगा, और मेरा जो 10% होगा वो 10 रुपया खर्चा होगा। तो यही चीज़ है कि चाइना में सबसे ज़्यादा नुकसान हुए हैं, फिर इंडिया में नुकसान हुए हैं, फिर पाकिस्तान में नुकसान हुए हैं। लेकिन देखिए सबको नुकसान सहने की क्षमता नहीं होती है, और यही क्षमता नहीं होने की वजह से जीडीपी कम है, तो उसी के अनुसार परसेंटेज बताया जाता है। अगर सबको बराबर कर दिया जाए तो जो
पाकिस्तान है उसमें तो बहुत कम ख़त्म हुए हैं पैसे, लेकिन फिर भी इंडिया में 646 बिलियन, हम अपने अगर देश की बात करें तो बहुत ही बड़ा ये रकम होता है, उससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक न्यूज़ है कि आपको मैं दिखाता हूँ, जो अग्निवीर हैं उनका जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट होने वाला है जून से। और देखिए अग्निपथ रिक्रूटमेंट आर्मी, आईएएफ, नेवी आउटलाइन शेड्यूल फॉर फर्स्ट ईयर हैज स्टिल इंटेंसिफाई। तो आर्मी और जो नेवी है उसमें फर्स्ट ईयर में स्टिल हो गया है। देखिए जो अग्निवीर है उनका जून से रिक्रूटमेंट हो जाएगा और दिसंबर से उन्हें ट्रेनिंग मिलने लगेगी। इस बात को क्लियर किया है आर्मी ऑफिशियल ने, और नेक्स्ट मिडिल ईयर से उन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा। उनको जहाँ पे उनको डिप्लॉय करने की ज़रूरत है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा इतनी जल्दी, और बहुत ही बड़े पैमाने में ये जो अग्निवीर का जो आया है वो बहुत ही बड़े पैमाने में सीट आया है, लगभग 46,000 के लगभग। उसे हर युवाओं को भरना चाहिए और उसमें अपना एक जगह बनाना चाहिए। उसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं जिसमें आपको बहुत स्किल मिल जाएगी। 4 साल के बाद अगर आप वहाँ से निकलिएगा तो बहुत स्किलफुल रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। तो आप जो बाकी आपके पास पैसे हैं, लगभग 20 लाख आपके पास पैसे रहेंगे 4 साल के बाद, जिससे आप एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप दुकान खोल सकते हैं, आपके पास बहुत सारे स्किल्स रहेंगे, उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं देखने लायक। तो ये था आज का न्यूज़। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए।